All right, good morning, students. Can you hear me? Please just let me know if you can hear me. Yes or no? John, can you hear me better? Yeah, good morning. Good morning to you all. How are you? I'm good. Thank you, Sarah. Beta, just let me know. Yes, ma'am. Okay, fine. If you can hear me, good enough. Okay. Your learning objectives. Today's topic is about abortions, right? So, abortion में एक मिनट में
सर आप में राम गाड़ी भी आते हैं Okay. पेट्रोल डला के इतना और आप So, मैं ताकि नहीं फिर आप abortion. ठीक है? What is abortion? Abortion is, we can hear you. Thank you, Vita Sanana. Okay. We'll start, right? अब मैं बार बार good morning नहीं बोलूँगी. I'll focus on my topic, right? Okay, abortion is what? Abortion is a termination of pregnancy before 28 weeks, right? अब जो 40 वीक्स का टोटल गेस्टेशन होती है, राइट? और अगर 28 वीक्स से पहले अगर आप बेबी की मूवमेंट या फीलिंग्स जो है औरत को उसको हो जाती है कि बेबी इज नॉट मूविंग या समथिंग लाइक दैट। सो अगर उससे पहले अगर उसकी गेस्टेशन वीक्स जो है वो टर्मिनेट हो जाती है और फीटल वेट इज लेस देन 1000 ग्राम्स तो हम कहते हैं दैट इज एन अबॉर्शन। लेकिन अगर 28 वीक से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं कि it is not an abortion, right? इस मिसकैरेज हो गया, उसको हम कह सकते हैं अगर बेबी डेड है तो स्टिल बॉर्न है, सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन 28 वीक से पहले हम कहेंगे कि ये अबॉर्शन है। अबॉर्शंस जो हैं ये स्पॉन्टेनियस जो होते हैं वो दैट इज 10% to 18% आर्टिफिशियल। अर्ली अबॉर्शन अकर्स बिफोर 12 वीक्स, ठीक है। जो इसमें आप देख सकते हो कि एक स्पॉन्टेनियस है, एक अर्ली अबॉर्शन है, एक लेट अबॉर्शन है और एक मिसकैरेज अबॉर्शन है, ठीक हो गया। सो अबॉर्शन जो स्पॉन्टेनियस है वो 10 to 18% है। जो अर्ली अबॉर्शंस हो जाते हैं जो कि 12 वीक्स, ठीक है, 12 weeks is 4 and 4, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 3 months. Okay, so जो 3 months का बेबी अबॉर्ट हो जाता है दैट इज अबॉर्शन, ठीक है। वो है अर्ली अबॉर्शन, लेट अबॉर्शन एंड देन मिसकैरेज कम्स एंड मिसकैरेज में आ जाता है 13 weeks to 28 weeks, राइट। सो ये है टाइम आपके पास थोड़ी सी अबॉर्शंस की स्पेसिफाई करना कि ये कौन सा अबॉर्शन है। अर्ली और लेट जो है वो बिफोर एंड आफ्टर है। अर्ली इज बिफोर, लेट इज आफ्टर। 12 weeks, after 12 weeks, before 12 weeks, that is early and late. अगर 13 वीक से 28 वीक्स के अंदर अगर उसका अबॉर्शन हो जाता है दैट इज कॉल्ड मिसकैरेज। बहुत कम आ रही है मेरी आवाज। तलहा, आपको आ रही है मेरी आवाज? बेटा यहाँ पर तो 100% है। अभी आ रही है सारा? जी मैम, ओके। Now the etiology is, इसमें बहुत सारी etiologies हैं। ओके, अभी भी बहुत कम आ रही है। आई कांट येल। अपना वो ठीक करो, उसको रिफ्रेश करो। बाकियों को आ रही है और आपको नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें etiology में हम देखते हैं फर्स्ट इज हेरिडिटरी फैक्टर, द सेकंड इज टॉक्सिक फैक्टर, मैटरनल फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखते हैं ओके, सो 4 फैक्टर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज हेरिडिटरी फैक्टर, विरासत में क्या मिल रही है, एबनॉर्मल जीन्स मिल रही है, इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस
अबॉर्शन। अब ये हेरिडेटरी फैक्टर में जो एबनॉर्मल जीन है दैट कम्स, ये जो इंटर मैरिजेस होते हैं ना फैमिली के अंदर ही अंदर, चाचे ताया के साथ बच्चों के ताया चाचों के कजन्स के साथ, फर्स्ट कजन्स के साथ शादी कर लेना, उसमें अमूमन ज़्यादातर ये इस किस्म के अबॉर्शंस हो जाते हैं। ठीक हो गया ये, क्योंकि हेरिडेटरी है ना। अब आपको पता है कि इस फैमिली में अगर अबॉर्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं, देन यू गेट मैरिड इन द सेम फैमिली, राइट? तो फिर अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, खासकर जब आप इंटर मैरिजेस करें, ख़ानदान से बाहर आप मैरिज करें तो शायद वो बीमारियां भी आप साथ साथ लेके नहीं चलते. इट्स नॉट ओनली अबॉर्शन, it can be your mental illness also, right? So इसमें हम चूंकि अबॉर्शंस पढ़ रहे हैं, इसलिए एबनॉर्मल जीन की वजह से भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो जाते हैं. उसी के अंदर हम देखते हैं हेरिडेटरी में एबनॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स. अब ये चूंकि फैमिली के अंदर ये जीन में पाई जाती है, तो एबनॉर्मेलिटीज में आ जाते हैं नंबर. ठीक है, नंबर में ऑटोसोमल ट्राइसोमनीस पॉलीपोडीज. ये ठहर जो मैं आपको बताती हूँ क्या पॉलीपोडीज. ओके, ठहरो ठहरो ठहरो. ओके, ये मैं इधर आपको लिख के ये देती हूँ, इसमें से आपको ज़्यादा शायद पढ़ के समझ में आ जाएगी. ठीक है, ओके. अब ये जो कह रहे हैं कि ट्राइसोमनीस पॉलीडी जो है ऑटोसोमल, तो ये ट्राइसोमनीस आर समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड एज ऑटोसोमल ट्राइसोमनीस. इसका मतलब इसमें यह कहते हैं कि ऑफ द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं, they are described as referring to specific chromosome that has an extra copy. ठीक हो गया. सो ये अब आप समझ जाओ कि भी इसके अंदर जो इट हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि इट कैन बी द नंबर्स. ठीक है, अपना आपके पास जो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है बाज़. ठीक है, अर्ली अबॉर्शन में 50 to 60 इसको ओके. नंबर स्ट्रक्चर में मोनोसोमी इज एक्स. ठीक है, एक्स इज फीमेल का साइन है, तो फीमेल के अंदर डबल एक्स है क्रोमोसोम, ये जो है. ठीक है, डबल एक्स है, और मेल के अंदर एक्स वाई पाए जाते हैं. ठीक है, यहीं से आपका मेल और फीमेल का क्या कहते हैं बनता है. हस्बैंड की तरफ से अगर एक्स आ गया तो फीमेल के पास भी एक एक्स है. ठीक है, तो मेल के तरफ से अगर एक एक्स आ गया तो ये डबल एक्स हो जाएगा. जब डबल एक्स होगा तो फीमेल है. ठीक है, she'll give birth to a female. But if from husband side it comes x y. ठीक है, अगर हस्बैंड की तरफ से y आ गया तो इट बिकम्स एक्स वाई. एक्स वाई शो करता है बेबी बॉय को, देन इट विल बी अ मेल बेबी. ठीक है, सो औरत के पास तो होता ही एक्स है. ठीक है, औरत के पास है ही एक्स, शी हैज नो ऑप्शन. बट इट इज फ्रॉम द मेल साइड दैट if he gives, क्रोमोसोम में y आ जाता है, then it becomes XY. तो it's a male. So structural monosomy जो है that is X. They are talking about the
फीमेल में एबॉर्शन होता है ना, सो उसमें मोनोसोमी जो है दैट इज ओनली एक्स। फीमेल के पास हर हाल में एक्स ही है, मेल के पास एक्स और वाई है, ठीक है, और वो या तो एक्स भेजेगा या फिर वो वाई भेजेगा। तो जो जो भी भेजेगा, अगर डबल एक्स हो जाएगा तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल, ठीक है। दिस इज ऑल, एक्स वाई इज ऑल ऑन द मेल साइड, फ्रॉम द मेल साइड। अर्ली अबॉर्शन में 50 to 60% is caused by chromosomal abnormalities। अब अगर जो 50 से 60% जो अबॉर्शंस होते हैं, चाहे वो अर्ली अबॉर्शन है, चाहे वो लेट अबॉर्शन है, ठीक है, चाहे वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, जो भी है, इट इज कॉमनली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, राइट। मोनोसोमी इज वन, सना, मोनो इज वन, सिर्फ एक है एक्स, राइट। ओके, टॉक्सिक फैक्टर्स, हमने पहले हेरिडेटरी फैक्टर देखा, नाउ देयर इज टॉक्सिक फैक्टर। टॉक्सिक फैक्टर लीड, मर्करी, डीडीटी, रेडिएशन, एक्सरे, ये सारे क्या कहते हैं, टॉक्सिक फैक्टर्स है, ठीक है। और ये फैक्टर्स जो हैं ये कॉज करते हैं अबॉर्शंस। देन कम्स मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में मैटरनल साइड पे आप देख सकते हो, मदर इज नॉट वेल, शी इज वीक, शी इज सिक, ठीक है। सो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें मैटरनल साइड पर आ जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉज। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में ब्लड टाइप आ जाती है, ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी between mother and fetus. For example, husband was negative and mother was positive, ठीक है। अब उसके अंदर हस्बैंड जो है ही इज नेगेटिव, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, लेट्स से ए बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, ठीक है, ए बी नेगेटिव है और मदर जो है वो बी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी उस वक्त हो जाती है जब फादर साइड से ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज ही इज नेगेटिव, ठीक है, और फीमेल जो है, मदर जो है, शी इज पॉजिटिव, सो बेबी इज, लेट्स से बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव बेबी का ब्लड ग्रुप में क्या कहते हैं, नेगेटिव साइड, नेगेटिव आ रहा है RH, ठीक है, और मदर का पॉजिटिव है। सो इसमें भी जो है वो बहुत चांसेस होते हैं अबॉर्शन के, अनलेस और अनटिल शी गेट्स एन इंजेक्शन, ठीक है। उसको जब पता लगता है कि शी इज नेगेटिव एंड बेबी इज नेगेटिव एंड मदर इज पॉजिटिव, तो मदर गेट्स एन इंजेक्शन, ठीक है। उस इंजेक्शन से क्या होता है कि अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि जब बेबी पैदा हो जाता है और जब बेबी पैदा होने पर पता लगता है कि बेबी नेगेटिव है, तो उस वक्त मदर को 72 आवर्स के अंदर अंदर वो इंजेक्शन लग जाना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि नेक्स्ट बेबी जो है वो अबॉर्ट हो सकता है, ठीक हो गया, या मुझे याद आ गया, ठीक है। बेबी के पैदा होने पर पता लगता है कि बेबी जो है वो नेगेटिव है और मदर जो है वो पॉजिटिव है, तो जब बेबी पैदा हो जाता है उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर मदर को एक इंजेक्शन लगाया जाता है RH का, और उससे क्या होता है कि नेक्स्ट बेबी के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन हो जाती है, फिर अबॉर्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपको इलम नहीं है और
ऐसे हो जाता है तो फिर ये RH इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है. सो दैट इज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर. सो अभी तक हमने देखा है देयर इज हेरिडिटरी फैक्टर, देयर इज टॉक्सिक फैक्टर, maternal factor and immunological factor. जनरल डिजीजेज में हम देखते हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है. अब जनरल डिजीजेज में जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि ये वी आर टॉकिंग अबाउट सम इन्फेक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट सम क्या कहते हैं टॉक्सिन्स, ठीक है. अब एक्यूट इन्फेक्शन में सिस्टमिक और लोकल है, ठीक है. acute infection it can be systemic कि पूरे सिस्टम में चल रहा है या लोकल या certain एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है. देन कम्स वायरस इन्फेक्शन. अब वायरस इन्फेक्शन में जहाँ कहीं भी वायरस क्या कहते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं कि ये जो वायरस फैली हुई है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, चेस्ट प्रॉब्लम है, ये सारे वायरस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग को ये मास्क वगैरह पहनना पड़ता है, हाथ पहन सैनिटाइजर्स के साथ हाथ साफ करते रहना चाहिए, ठीक है, सो फोर्थ. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ वायरस. सो ये बहुत कॉमन है और प्रेगनेंसी में इफ शी गेट्स इन वायरस तो फिर शी नीड टू बी वेरी केयरफुल. इफ शी इज नॉट केयरफुल देन ऑब्वियसली अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. Then there is hypertension, typhoid, pneumonia, heart disease, nephritis. ये सब अब nephritis है तो फिर that is of course उसको उसकी किडनीज अफेक्ट हो रही हैं. हाइपरटेंशन है उसमें भी आप देखो तो उसको ये एक्लेम्प्टिक पेशेंट टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी आ जाती है, ठीक है. टॉक्सिन्स हमने आगे भी पढ़ेंगे हम. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी. और इस हाइपरटेंशन में अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या होगा, फाइनली शी विल स्टार्ट हैविंग फिट्स, ठीक है, क्योंकि वो एक्लेम्प्टिक होती जा रही है, उसकी किडनी से अफेक्ट होंगे. तो इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन. औरतें जो हैं इस कंडीशन में डेथ भी हो जाती है उनकी. सो उसका एक नतीजा होता है कि गेट द बेबी आउट. द सून द बेबी इज आउट her blood pressure and everything gets normal, ठीक है. तो हाइपरटेंशन भी है कॉज, टाइफाइड फीवर जो है दैट इज ऑल्सो. और ये सारे टॉक्सिन्स क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, वायरस वगैरह जितने भी हैं ये फीटल ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं बाय प्लेसेंटा, ठीक है. क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो मदर के यूट्रस के साथ इम्बेड है, घुसा हुआ है उसके अंदर, अपने सारे पंजे उसके अंदर उसने घुसाए हुए हैं, पकड़ के रखा हुआ है, राइट. तो क्या होता है कि वहां से ही वो सारा प्लेसेंटा में वायरस आ रहा है, टॉक्सिन्स आ रहे हैं, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, ये सारे उसके ब्लड में थ्रू प्लेसेंटा बेबी के अंदर चला जाता है, राइट. एंड देन यू नो इट गेट सिक और बेबी अगर क्या कहते हैं अलाइव है या डेड है, जो भी है, इट हैज टू बी अबॉर्टेड. हो गया. आगे चलते हैं. एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है. पहले हमने जनरल देखा था, अब हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर देखते हैं. एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसकी वजह एक कॉज बनती है. उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, बस इतना आप लिखना काफ़ी है कि हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायराइड की प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर ह्यूमन हाइपोफंक्शन, अच्छा, हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ही है, ठीक है, उसकी वजह बनती है. एक है हाइपो फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटेनम. हाइपो फंक्शन में कार्पस ल्यूटेनम जो है ये क्या है
जो आपका एग है, ठीक है, जो ओवा है, राइट। अब यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ग्रेप, ग्रेप अंगूर, ठीक हो गया। अब आप उस अंगूर को अगर हाथ में पकड़ो तो आप कह सकते हो कि दिस इज एन ओवा, ठीक है, दिस इज अ फीमेल अंडा, आसान लफ्जों में, ओके। अब अगर आप उस अंगूर को जो उसका स्टेम साइड है उसको सामने रखना, ठीक है, ताकि आपके हाथ की तरफ वो बिचक के ना जाए। आप उसको पिंच करो, अंगूर को किया। अंगूर को पिंच करने से क्या होगा कि उसके अंदर से सारी बीज और उसका जो जितना भी जूस है वो निकल जाएगा, निकल गया। अब आपके हाथ में क्या है, छिलका, राइट। आपने अंगूर को पिंच किया, वो सारा कुछ निकल गया बीज समेत, ठीक है, दैट इज ओवा, ठीक है, अंदर से उसका निकल गया। और जो आपके हाथ में छिलका है अभी, ठीक है, दैट्स कार्पस ल्यूटेनम। अब ब्रीफ हो गया, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई कि कार्पस ल्यूटेनम क्या है। कार्पस ल्यूटेनम है कि जब ओवुलेशन होती है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं और उसमें जब क्या कहते हैं मेंसेस आने से पहले वो रिलीज करता है अपना ओवा, ठीक है। जब ओवा रिलीज होता है तो उसमें कैसे होता है कि वो अंदर से उसका जो कार्पस ल्यूटेनम के अंदर जो ओवा मौजूद है वो निकल जाता है और वो फर्टिलाइज होने के लिए, और आपके हाथ में क्या रह जाता है, कार्पस ल्यूटेनम। अब हाइपो फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटेनम में जब तक वो अंडे को काबू करके नहीं रखता, ठीक है, ओवा को काबू करके नहीं रखता, वो निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है टाइम से पहले। अंदर जो है अपर पोर्शन उसको कह सकते हैं। जेनिटल डिजीजेस में क्या होता है, जेनिटल डिजीजेस, यूट्राइन डिस्फॉर्मिटी, pelvic tumor, cervical incompetency, right? So आप देखो यूट्राइन डिफॉर्मिटी में डबल यूट्रस हो जाते हैं, हाइपोप्लेसिया यूट्राई, लॉन्गिट्यूडनल यूट्राई सेप्टम, ठीक है। अब इनके अगर आप पिक्स देखोगे, ठीक है, ये आप लिख लो और लिख के आप क्या कहते हैं इसकी इमेजेस पे चले जाओ, यू विल फाइंड व्हाट इज डबल यूट्रस। डबल बन जाते हैं, हार्ट शेप में आ जाते हैं, ठीक है। हाइपोप्लेसिया यूट्राई है, लॉन्गिट्यूडनल यूट्राइन सेप्टम है, उसके बीच में सेप्टम है जो काफ़ी लंबा है, ठीक है। सो आप उसमें देख सकते हो कि ये यूट्राइन डिफॉर्मिटीज है। नॉर्मली वो एक पियर शेप का होता है यूट्रस, है ना, नाशपाती के साइज का आप देख के कह सकते हो, लेकिन ये नाशपाती साइज का नहीं है, ये पता नहीं क्या लंबे कद्दू के साइज का यूट्राइन सेप्टम आ गया बीच में, ठीक है। सो एनीवे, आप अगर वो क्या कहते हैं पिक्स देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये बनाते वक्त पता नहीं पिक्स क्यों नहीं डाले गए। देन कम्स पेल्विक ट्यूमर, ट्यूमर है, मायोमा है, ओवेरियन ट्यूमर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे थोड़ा सा कि ये चीज़ें एबनॉर्मेलिटीज हैं जिसकी सर्जरी वगैरह की करवाई जाती है। ओके, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, ठीक है, लेसरेशन है। अब सर्वाइकल का क्या काम है, वो अगर इंटैक्ट रहता है, बंद रहता है, तो फिर तो क्या कहते हैं टर्म पे जाकर ही प्रेशर के साथ, पेन के साथ वो ओपन होता है। लेकिन सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्वाइकल जो है वो इतना लूज है, ठीक है, कि बेबी अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है।
सो दैट इज अबॉर्शन, दैट इज दैट जेनिटल डिजीजेस में आ जाते हैं। इनमें पेशेंट्स की सर्विक्स को स्टिचेस लगा दिए जाते हैं ताकि वो बेबी होल्ड करके रख सके। और ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में मिस्ड अबॉर्शन, हैबिचुअल अबॉर्शंस आ जाते हैं। हैबिचुअल अबॉर्शंस एक दफ़ा हुआ, फिर दूसरी दफ़ा हो गया, फिर तीसरी दफ़ा हो गया, चौथी दफ़ा हो गया। ये सारी चीज़ें सर्वाइक है, उसके अंदर ये कुछ डिफॉर्मिटीज या कुछ भी नहीं होती। सिर्फ क्या है कि इसके सर्विक्स जो है वो लूज हो गई है, उसको वो स्टिच कर देते हैं ताकि बेबी अबॉर्ट। देन देयर इज लैसेरेशंस। सर्वाइकल लैसेरेशन से सर्विक्स का मुंह खुल जाता है, ठीक है, लूज हो जाता है। देन एब्डोमिनल ऑपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब उसको प्रेगनेंसी है और साथ ही उसको उसका कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गया है और वो बहुत बचाकर भी उसको किसी तरीके से कि अब उसने अपनी जगह घेरी हुई है तो वो अबॉर्ट होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। सो कोई भी एब्डोमिनल ऑपरेशन हो उसमें चांसेस है कि वो अबॉर्ट हो जाए। वो डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं वो तो कामयाब कर जाते हैं, लेकिन जो नाड़ी होते हैं उस पेन के साथ ही वो अबॉर्ट हो जाते हैं। पैथोलॉजिक चेंजेस में क्या होगा? मोस्ट कॉमनली न्यूरोटिक चेंजेस occurs in the decidual tissues about the placentation site, and the result in hemorrhage into this area. As bleeding continues, the sac and the placenta becomes detached from the uterine wall and are expelled by the uterine contraction. अब इसमें क्या उसने कहा है कि न्यूरोटिक चेंजेस उस वक्त होते हैं जहाँ पे जो डिसिडुअल टिश्यूज है, ठीक है, डिसिडुअल हमने डिसिडुआ क्या पढ़ा था? डिसिडुआ हम उस वक्त भी हम कहते हैं प्रेगनेंसी में यूट्रस का नाम डिसिडुआ हो जाता है, अदरवाइज वो यूट्रस ही कहलाता है, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो है वो यूट्रस कहलाता है, लेकिन जब वो यूट्रस में प्लेसेंटा और इम्बेड हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट ये सारा कुछ उसमें बन रहा होता है, प्रेगनेंसी टेक प्लेसेस, व्हेन प्रेगनेंसी टेक प्लेसेस इट बिकम्स डिसिडुअल, ठीक है। सो डिसिडुअल में प्लेसेंटल साइड के अंदर कुछ हेमरेज हो गया, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर नॉट ओनली वन, जो प्लेसेंटा एक्रीटा एक ऐसी चीज़ है जो कि वो प्लेसेंटा बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं ना, जिसमें एक प्लेसेंटा एक्रीटा ऐसा प्लेसेंटा है जो कि आपके यूट्रस में इतने बुरे तरीके से फंसा होता है कि वो निकलता नहीं है, ब्लीड करता जाएगा, लेकिन वो प्लेसेंटा जो है वो उस डिसिडुआ को या यूट्रस को छोड़ता नहीं है। उसकी फिर एक ही तरीका होता है कि किसी तरीके से यूट्रस रिमूव कर दो, प्लेसेंटा अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वरना प्रेगनेंसी में क्या होता है प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देता है, थोड़ा सा पुल करो कंट्रैक्शन के साथ वो छोड़ देता है। यहाँ पर वो ऐसा नहीं करता, फिर बाजू और फिर हेमरेज हो जाती है। अब यही हेमरेज अगर कंटिन्यू रहे, ठीक है, और सैक अगर आपके पास क्या कहते हैं, जिस सैक में बेबी है वो और प्लेसेंटा जो है क्या होता है, डिटैच हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री, ठीक है, अभी बेबी एक्सपेल नहीं हुआ, अभी बेबी का टर्म पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ वजह बन जाती है जिसमें वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ब्लीडिंग शुरू होने से जो ब्लीडर है, जो वहाँ से जो खून है वो सारा कहाँ फैल जाता है, अंदर यूट्रस में। अब उस यूट्रस में फैलने से क्या होता है, जहाँ पे वो बेबी सैक है, जिस सैक के अंदर बेबी है, फीटस है, वो और वो जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, अपनी जगह छोड़ देते हैं,
ठीक है, कोई भी वजह हो सकता है प्लेसेंटा नॉर्मल था लेकिन किसी वजह से अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसमें जो सैक है और जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वो डिटैच हो गए हैं, यूट्राइन वॉल के साथ नहीं है, तो कंट्रैक्शन के साथ क्या होता है कि एक कंट्रैक्शन, दो कंट्रैक्शन आए और बेबी एक्सपेल हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस में अर्ली प्रेगनेंसी। तो एक हमने देखा न्यूरोटिक चेंजेस है, दूसरा हम देख रहे हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी है पैथोलॉजिक चेंजेस में। अर्ली प्रेगनेंसी abortion is complete. When we say abortion is complete, it means कि बेबी का सैक और बेबी का जो प्लेसेंटा है वो सारा का सारा बाहर आ गया। ठीक है, अंदर कोई पीस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। ये जब हम लोग बेबी डिलीवर करते हैं या प्लेसेंटा रिमूव करते हैं, उसमें आपको पता लग जाता है कि कंप्लीट मेम्ब्रेन्स आ गई हैं। मेम्ब्रेन का एक छोटा सा भी पीस अंदर रह जाए, पेशेंट विल कीप ऑन ब्लीडिंग। इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है उसको अंदर से अच्छे से साफ करना। सो व्हेन द प्लेसेंटा एंड द सैक, जो कि हमने देखा, completely detach हो जाते हैं, ठीक है, from the uterus, a uterine wall, it is then uterine contraction के साथ ये सब कुछ एक्सपेल हो गया। We say complete abortion। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट है तो उसमें 8 to 12 वीक्स के अंदर जब अबॉर्ट हुआ तो उसमें हो सकता है फीटस अबॉर्ट हो गया, लेकिन जो प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन्स वगैरह जो थे वो अंदर रह गए हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इट्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन। समझ में आ गई बेटा? कौन है जिसको समझ में नहीं आई? वो कौन सा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आई? मैं आगे नहीं चलूंगी क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये फिर रह जाती हैं। ओके, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकली आप देखोगे these are the types of abortions। ये क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस में ये आप देखो तो ये सारे क्या कहते हैं टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं हम इसको फिर बारी बारी सारों को देखेंगे। थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, incomplete abortion, complete abortion, missed abortion, habitual abortion, septic abortion, induced abortion। ठीक है, इन्हीं के नाम से अगर आप देखो तो आपको पता लग जाएगा कि जो ये नाम है, इन्हीं नाम से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। threatened abortion says threatened is what, धमकी। ठीक है, प्लेसेंटा का साइट अगर एबनॉर्मल है, सर्विक्स के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है, तो पेशेंट किसी वक्त भी ब्लीड कर सकता है। फिर इतना ब्लीड करेगा कि वो इंड्यूस अबॉर्शन की तरफ चला जाएगा। इंड्यूस अबॉर्शन का मतलब है थेराप्यूटिक अबॉर्शन है। आप इसको जानबूझ के इंड्यूस करते हो ताकि प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाए। इंड्यूस अबॉर्शन करते हो जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो फिर इंड्यूस अबॉर्शन हम करते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस को आप थेराप्यूटिक भी कह सकते हो, जहाँ पे इलाज के तौर पे अबॉर्शन करवाया जाता है। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन में अगर पेशेंट को स्पॉटिंग हो रही है तो हम उसको थ्रेट करते हैं कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अबॉर्ट हो जाएगा बेबी।
ठीक है, उसमें पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है कि वो बिल्कुल भी जमीन पे पाँव ना रखे, अगर तो उसको ये बेबी चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ से सीखना, आगे चल के हम इसको थॉरली पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए कि थ्रेटेंड अबॉर्शन इज धमकी वाला अबॉर्शन। टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अदरवाइज आई अबॉर्ट। ठीक। देन कम्स इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में सर्विक्स जो हमने देखी थी क्या है, लूज है। ठीक है, सर्विक्स जो है वो बेबी को होल्ड नहीं करता जल्दी। सो इनएविटेबल अबॉर्शन में इधर प्रेगनेंसी हुई और 12 वीक्स तक पहुंचते पहुंचते बेबी अबॉर्ट हो गया एकदम। 7 मंथ्स में भी जाता है बाजू का, तो इनएविटेबल अबॉर्शन है, वो बिल्कुल टाइम नहीं देता और बेबी एकदम एक्सपेल होता है, राइट। सो दैट इज इनएविटेबल अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि जब अबॉर्शन हो जाता है, बेबी आउट हो जाए लेकिन पीछे मेम्ब्रेन्स रह जाए, दैट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कुछ पीसेस रह जाए और वो ठीक तरीके से एक्सपेल नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड complete abortion is when baby का sac प्लेसेंटा सब कुछ completely बाहर आ जाए, तो हम कहते हैं दिस इज complete abortion। Missed abortion. What happens in missed abortion? बताती हूँ। देखो तो इन्होंने भी नहीं बताया मिस्ड अबॉर्शन। हैबिचुअल दे दिया। Yeah, that has been retained for 2 months or more following death of the fetus. The abnormality protected retention of a dead fetus in over 2 months that don't expire। मिस्ड अबॉर्शन समझ में आ गई मुझे। ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन वो होता है कि बेबी डेथ हो गई है बेबी की, ठीक है, स्टिल बॉर्न है बेबी और देयर इज नो मूवमेंट बट द मदर इज स्टिल कैरिंग ऑन द बेबी, दैट इज मिस्ड अबॉर्शन। इनएविटेबल को बेटा मैं रिपीट करती हूँ नर्सेस, मैं आगे चल के हम इसको थॉरली पढ़ते हैं। सो आप इनएविटेबल होल्ड नहीं होता बेबी, एकदम एक्सपेल हो जाता है, दैट इज इनएविटेबल। ओके, देन कम्स द सेप्टिक अबॉर्शन, हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिट से याद रखो। अटेंडेंस टाइम, कौन इतना तंग पड़ गया है? ये अटेंडेंस टाइम वाली कौन है? आपने जाना है, आप जाओ। ठीक है, सो हैबिचुअल इज इट मेक्स अ हैबिट, आदत ही हो गई है अबॉर्शन होने की। सो हैबिचुअल अबॉर्शंस के अंदर भी क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो सर्विक्स है वो जो बहुत लूज हो गई है, वो क्या होती है, वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाती, सो बेबी अबॉर्ट हो जाता है हद तक। सो इसके इलाज के लिए वो क्या करते हैं, सर्विक्स में टांके लगा दिए जाते हैं उस वक्त तक जब तक बेबी टर्म तक नहीं पहुंच जाता।
जब टर्म तक पहुंचता है तो फिर वो क्या करते हैं, स्टिचेस को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद व्हाट हैपेंस कि वो बेबी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, टर्म तक अगर चला जाए तो। सो सेप्टिक अबॉर्शन, इन्फेक्टेड अबॉर्शन, अगर अनस्टिल टेक्निक यूज किया हुआ है, ठीक है, या बेबी मदर जो है, लाइट नहीं आ रही, सेल ऑफ होने वाला है, इसलिए कहा बेटा दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। आपका सेल अगर 10 बजे ही ऑफ हो जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, बंद कर दूँ सब कुछ, चार्जर पे लगा के रखो ना। ओके, सो दैट इज सेप्टिक अबॉर्शन। अंदर सारा कुछ सेप्टिक हो जाए और वो अबॉर्ट होने के बाद पेशेंट फीवर में है, राइगर में है, सब कुछ, तो हम कहते हैं कि इसका सेप्टिक अबॉर्शन था, जिसकी वजह से ये अभी तक ऐसे है। इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक हो गया। इंड्यूस अबॉर्शन, आप उसको ड्रिप लगा के बेबी को अबॉर्ट करते हो। जैसे मैंने बताया था, इक्लेम्प्टिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे इक्लेम्प्टिक पेशेंट्स के लिए क्या होता है कि जब तक इसका आप अबॉर्ट बेबी को अबॉर्ट ना करो, औरत तो जो है वो कभी भी जल्दी ठीक नहीं होती। इट कैन शी कैन डेंजर herself in life. देन इंड्यूस अबॉर्शन होता है बिकॉज टू सेव मदर्स लाइफ। बस बात क्या होता है कि मदर की हालत इतनी ख़राब है, ठीक है, वो बेबी पैदा नहीं कर सकती है, शी इज़ वेरी एनेमिक, शी इज़ वेरी पुअर, वेरी नॉट पुअर, वेरी वीक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम डॉक्टर्स देखते हैं कि नो शी कैन नॉट कंटिन्यू हर प्रेगनेंसी, बेबी नीड्स टू बी अबॉर्टेड, सो वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन में चला जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थेराप्यूटिक अबॉर्शन। ठीक हो गया। अभी के लिए मैं यहाँ तक रोकूंगी। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है एक पेपर पे, टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं अबॉर्शंस, तो बेटा इसको लिख लो, राइट। मीनवाइल मैं आपकी अटेंडेंस लगाती हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से ये टाइप्स को याद रखो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस आर देयर, राइट। मैं स्लाइड को चेंज नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही रखूँगी ताकि आप लोग उसको नोट कर सको। आई एम टर्निंग ऑफ द वॉइस। मैं आवाज़ को बंद कर रही हूँ, तो ये मत बोलना कि आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। मीनवाइल यू कैरी ऑन विद द क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद रखो।
Okay, students, bye for now and take care. Tomorrow we'll continue with the same topic. Yeah. Okay.